मैन्युअली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। पिछले भाग में हमने हाइब्रिडाइजेशन रिवाइज किया था और देखा था किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकाली जाती है, होती क्या है ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या, ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। तो इससे रिलेटेड चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसको एमओटी के नाम से भी जानते हैं, एमओटी, ठीक है ना। एमओटी के नाम से भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को जानते हैं। होती क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ा था, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि जब आपके दो एटम्स, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से स्टार्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती थी कि आपके पास जब दो ऑर्बिटल, है ना, दो ऑर्बिटल, जैसे कि आपको पता है 1s है ना। 1s का एक इलेक्ट्रॉन है, 1s के पास 1s1 होता है। इसी तरह से दूसरा हाइड्रोजन का भी 1s1 हो गया। जब दो ऑर्बिटल अपोजिट स्पिन के क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, इस तरीके से क्या हुआ, दो ऑर्बिटल ने क्या किया, ओवरलैप किया, है ना। ये दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, अपोजिट स्पिन के दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ना, ठीक है ना भाई। H2, एक आपके पास H है 1s1, एक आपके पास H है 1s1, ठीक है। चलिए, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है ना, जब एक ऑर्बिटल, अपोजिट स्पिन के ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। और यहाँ पे आपने देखा था कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके के बन सकते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है, या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन सकता है। 3 कोवेलेंट बॉन्ड की बात हमने की थी, ये वीबीटी कहती थी, है ना। वीबीटी ये बात कहती थी आपकी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि चलिए आपकी बात हम मानते हैं कि जब दो ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करे, तो आपने देखा कि दो ऑर्बिटल, यानी दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप करके एक नया ऑर्बिटल बनाया, है ना। दो ऑर्बिटल ने ओवरलैप करके क्या बनाया, एक नया ऑर्बिटल बनाया। तो ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, जब दो ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, इनको क्या बोलते हैं बच्चों, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो क्या करते हैं, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके कितने, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या कहते हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने एक नई चीज लेके आई, नई थ्योरी लेके आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके दो कितने बना रहे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे, ठीक है ना। आई बात समझ में। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। पहली बात आपको समझ आई, पहली बात हमने क्या करी कि atomic orbital overlap to form molecular orbital, to form molecular orbital। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, पहली बात ये हो गई। दूसरी बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं,
फिर जैसे आपने देखा यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैप किया, तो यहाँ पे भी कितने बने, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। अगर 4 करेंगे तो 4 और ऑर्बिटल बनते, है ना। तो ये हम बोलेंगे, हम बात करेंगे कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। यानी हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल combine is equal to number of molecular orbital formed। ठीक है, ये बातें आपको समझ में आ रही है? जवाब दीजिए, हाथ ऊपर करिए जिन जिनको समझ आ रही है चीजें। सभी को समझ आ रही है ना? चलिए नीचे। तो हमने 2 बातें करी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे, ओवरलैप करेंगे, उतने ही एटॉमिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे यहाँ पे 2 किए, 2 से 2 ही बने, है ना। आप नोट कर सकते हैं, नोट किया आप लोगों ने, सभी ने नोट कर लिया? हाथ उठाइए जिसका नोट हो गया है। चलिए ठीक है। तो 2 बातें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में समझी, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं, 2 बातें आपने ये सीखी, ठीक है ना। तीसरी बात क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो एक न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं, है ना भाई। एटम है, एटम के अंदर न्यूक्लियस है और बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो न्यूक्लियस से जुड़े रहते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, 2 या 2 से ज्यादा न्यूक्लियस से, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, है ना। किस पे डिपेंड करेंगे? जैसे ये आपके पास क्या है, एक एटम है। ये क्या है बच्चों, एक एटम है। एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, और बाहर क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन इससे कनेक्टेड है, इस न्यूक्लियस से। जब एटॉमिक ऑर्बिटल बनेगा, जब 2 एटम ने क्या किया, एक एटम ये था, एक एटम ये था, है ना। एक एटम ये है और एक एटम ये है। तो एक एटम करके क्या बनाया इन्होंने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस वाले न्यूक्लियस से भी जुड़ते हैं और इस वाले न्यूक्लियस से भी जुड़ते हैं। यानी इस वाले इलेक्ट्रॉन पे इस वाले न्यूक्लियस का भी प्रभाव है और इस वाले न्यूक्लियस का भी प्रभाव है। दोनों न्यूक्लियस का प्रभाव उसके पास होता है, ठीक है ना। और वो किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ठीक है ना। इसलिए एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, जबकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है पॉलीसेंट्रिक। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी ये क्या है, पॉलीसेंट्रिक है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब कि इसके पास बहुत सारे सेंटर है। भाई जब मॉलिक्यूल बन रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूल के काफी सारे सेंटर हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, चौथी बात बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या बात है कि आपने देखा जो आपने वो पढ़ा है ऑर्बिट, आपने क्या पढ़ा था चैप्टर सेकंड में हमने क्वांटम नंबर पढ़े, है ना। चैप्टर सेकंड में हमने क्वांटम नंबर पढ़े, और क्वांटम नंबर में हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, अभी तक हम मानते थे इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। लेकिन क्वांटम नंबर ने हमें क्या बताया, क्वांटम नंबर ने हमें बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक तरंग की तरह है, एक वेव की तरह है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करती है, वेव की तरह है, तो ऐसे ऐसे चलती रहती है। इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है, इलेक्ट्रॉन वेव की तरह। इलेक्ट्रॉन क्या है, तरंग है, एक इलेक्ट्रॉन तरंग है, यानी क्या है, वेव है, तरंग की जैसे चलता है इलेक्ट्रॉन। तो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा कि जब 2 तरंगे, है ना, जैसे आपके पास क्या है, एक तरंग ये है, एक तरंग ये है, प्लस एक तरंग ये है। जब 2 तरंगे जुड़ती है तो क्या होता है बच्चों, वो आप देख पा रहे हैं, एक ये तरंग थी, एक ये तरंग थी, अब ये बड़ी तरंग होगी, है ना। 2 छोटी तरंगे मिली तो बड़ी तरंग होगी। तो उसने बोला कि ये क्या है, जब आपस में मिली तो हमने बोला कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक है ना। क्लास फिजिक्स में आप इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस का मतलब जब दो वेव्स, दो तरंगे आपस में मिलती हैं तो इंटरफेरेंस होता है, और एक ऐसा है कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये जुड़ गई है ना। इसी तरीके से क्या हो सकता है, दो तरंगे, जैसे एक तरंग ये थी, ये आपस में कैंसिल हो गई। अब देखो, एक तरंग ये थी, एक आपस में कैंसिल हो गई, तो क्या आ जाएगा, पूरी कैंसिल हो गई, तो इसको बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से ये होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े, एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़े, तो उस वहां पे क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन क्या करती है, तरंग की जैसे चलती है, इलेक्ट्रॉन तरंग के जैसे चलती है। तो जब तरंगे आपस में मिली तो एक तरीके का हमारे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दो ऑर्बिटल बन रहे हैं ना भाई, जब दो एटम बने, दो एटम जुड़े तो दो ऑर्बिटल बने, तो एक कैसा होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, और एक ऐसा होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, है ना। कैसे, जैसे कि हमारे पास एक था, एक ये ऑर्बिटल था हमारे पास 1s का, ठीक है ना, एक ऑर्बिटल हमारे पास था दूसरा 1s का, ये आपस में जुड़े, तो आपस में जब ये जुड़ेंगे तो आपस में जुड़ने से क्या हुआ बच्चों, दो ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, देखिए आपने अभी देखा कि जब दो ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो क्या होता है, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसी हुआ, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण हुआ। अब हमने बात की एक 1s है, एक 1s है, दो ये क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े तो उन्होंने दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, ठीक है ना, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। अब हमने बात की थी पीछे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि मतलब सपोज जैसे कि इसका वेव फंक्शन है psi1, इसका वेव है psi2, तो psi1 psi2 आपस में जुड़े तो उन्होंने क्या बनाया, इन्होंने आपका बनाया psi1 प्लस psi2, psi1 प्लस psi2, ये ना श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, चैप्टर 2 में आपने पढ़ी होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और यहाँ पे psi1 ने क्या किया, माइनस किया psi2 से, तो क्या बना psi1 माइनस psi2, है ना। तो जब ये आपस में जुड़े कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उससे हमारे पास क्या बना, नीचे वाला ऑर्बिटल तैयार हुआ जिसको हम बोलते हैं बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और ऊपर जो बना इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आपको कुछ समझ नहीं आया, आपको अगर कुछ समझ नहीं आया तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में जुड़ते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक को हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं, एक को हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। इतना बात तो आप ध्यान में रखिए, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़े तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, एक का नाम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक का नाम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग क्या है वो मैंने आपको पीछे बताया, जब तरंगे आपस में जुड़ी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, यानी बॉन्डिंग वाला पार्ट बना। जब तरंगे आपस में माइनस हुई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला, यानी एंटी बॉन्डिंग। अब इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है बच्चों, लेस एनर्जी वाला होता है। क्या होता है, लेस एनर्जी वाला, ठीक है ना। अच्छा, संसार में कोई भी चीज ना अब स्टेबल कब होगी, कोई भी चीज स्टेबल कब है, जब उसके पास क्या है, लोवेस्ट एनर्जी है ना, लोवेस्ट एनर्जी। अभी कोई इंसान है, उसको बहुत गुस्सा आ रखा है, किसी इंसान को बहुत गुस्सा आ रखा है, तो उस टाइम उसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा होती है ना, गुस्से में कुछ भी कर देता है, वो गुस्से में कोई भी चीज तोड़ फोड़ देगा, यानी उसका गुस्सा उस समय बहुत ज्यादा है, एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब वो स्टेबल नहीं है, शांत नहीं है। लेकिन जब एनर्जी कम है, जैसे आप अभी लोग बैठे हुए हो,
तो आप स्टेबल हो, शांत हो, क्योंकि आपकी एनर्जी क्या है, कम है। तो संसार में हर एक चीज क्या होती है, अपनी लोवेस्ट एनर्जी पे स्टेबल रहती है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के पास सबसे कम एनर्जी है, लेस एनर्जी। तो जितनी ज्यादा लेस एनर्जी उतना ज्यादा ये क्या होगा, स्टेबल होगा। और एंटी बॉन्डिंग वाला क्या होता है, इसके पास हाई एनर्जी होती है। क्या होती है, हाई एनर्जी। तो हाई एनर्जी का मतलब क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा। क्या होगा, अनस्टेबल। तो आप एक और बात ध्यान में रख सकते हैं कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल जुड़ते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। एक लोअर एनर्जी वाला जो स्टेबल होता है उसको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। एक हायर एनर्जी वाला जो अनस्टेबल होता है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आई? ये बात समझ में आए तो हाथ उठा सकते हैं आप, सभी को आई होगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हुआ क्या, आपके पास वही दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे, एक ये एक ये, दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे। ये आपस में क्या हुए, ओवरलैप हुए और इन्होंने क्या बनाए, दो ऑर्बिटल बनाए। एक को हमने क्या नाम दिया बच्चों, एक को हमने नाम दिया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक को हमने नाम दिया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है ना। तो जो एंटी बॉन्डिंग वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्टार से। किससे, स्टार से, है ना। और बॉन्डिंग वाले को खाली रखते हैं, डिनोट नहीं करते। ठीक है ना। तो होगा क्या, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूं, ये हमारे पास 1s है एंड 1s में एक, ये हाइड्रोजन का ले रहे हैं, 1s में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी क्या है, 1s में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में जुड़े और इन्होंने जुड़ के क्या बनाए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। एक नीचे वाला था, एक ऊपर वाला था। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बच्चों, सिग्मा 1s, देखो सिग्मा 1s, एक और एक आपस में कितना आ जाएगा, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s2, कितना आ जाएगा, सिग्मा 1s2। और ऊपर वाला सिग्मा स्टार 1s। अब ऊपर वाले, नीचे वाले में तो दो इलेक्ट्रॉन आ गए, ऊपर वाला तो खाली है। आपने देखा नीचे वाले को मैंने किससे डिनोट किया, सिग्मा 1s2 से, ऊपर वाले को सिग्मा स्टार से। तो जो एंटी बॉन्डिंग वाला होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्टार से। एंटी बॉन्डिंग वाले को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, स्टार से। और खाली उस बॉन्डिंग वाले को खाली सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। अब जैसे आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने दो तरीके के बॉन्ड पढ़े थे ना, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो यहाँ पे भी क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में दो तरीके के बनते हैं, एक सिग्मा बनता है, एक पाई बनता है और एक डेल्टा बनता है ना। तीन बनते, सिग्मा, पाई, डेल्टा। आपके सिलेबस में सिर्फ सिग्मा और पाई का जिक्र है, डेल्टा के बारे में कोई कहानी नहीं है ना। अच्छा, ये समझ आए आपको, ये बातें समझ में आई कि दो ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाले को हम खाली दिखाते हैं, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से हम शो करेंगे। एंटी बॉन्डिंग को किससे शो करते हैं, स्टार से। चलिए आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से आपके पास ऑर्बिटल तैयार हुए। अब अगली बात हमारे पास होगी कि जो ऑर्बिटल बनते हैं वो कैसे बनते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन विद सेम और नियरली सेम एनर्जी, नियरली सेम एनर्जी। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो कंबाइन करते हैं सेम और नियरली सेम एनर्जी वाले, है ना। जैसे कि आपने देखा 1s और 1s दो एटॉमिक ऑर्बिटल थे ना, तो लगभग 1s की भी एनर्जी सेम है, इसकी भी एनर्जी सेम है। तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल क्या करेंगे, मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, है ना। मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जैसे कि सपोज हमारे पास, जैसे कि CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हमको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है कितनी होती है, 6, 1s2, 2s2, 2p कितना
2 2 4 2 6। ऑक्सीजन क्या होता है बच्चों? 1s2 2s2 2p4, है ना, इस तरीके से। तो होगा क्या यहाँ पे कि आपका सेम एनर्जी वाला मतलब जैसे कि जो 2s वाला है वो 2s से कंबाइन करेगा, ठीक है ना, 2p वाला 2p से कंबाइन। अब 2p में भी क्या होता है, 2px वाला 2px से करेगा, 2py वाला 2py से करेगा, और 2pz वाला 2pz से करेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है p के पास क्या होते हैं, अगर एक 2p है तो p के पास कितने 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक px होता है, एक py होता है और एक pz होता है। तो 2px वाला 2px से करेगा, 2py वाला 2py से, 2pz वाला 2pz से करेगा, है ना। क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। तो हमने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल सेम और नियरली सेम एनर्जी वाले क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, सेम और नियरली। ज्यादा अगर डिफरेंस हो तो वो बिल्कुल ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है ना, ज्यादा वाले ओवरलैप नहीं करते। समझ आया आपको ये? चलिए आगे बढ़ते। तो हमने बोला इस तरीके से ये चीजें हुई, है ना। तो क्या क्या बातें आपने सीखी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, एक बार देख लेते हैं। हमने बात की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्टार्टिंग से। हमने कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती थी कि जब दो एटम के ऑर्बिटल मिलते हैं तो एक नया ऑर्बिटल बनाते, एक नया। उसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती थी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलकर एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है ना, एक नया। लेकिन वैलेंस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने बोला नहीं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप हुए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे 2 हुए तो 2 बनेंगे, 4 हुए तो 4 बनेंगे। अगली बात कि एटम में एक इलेक्ट्रॉन, एटम में जो इलेक्ट्रॉन होता है एक न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है, लेकिन पॉली एटॉमिक में मतलब जब मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन क्या होगा, दोनों एटमों से क्या रहता है, आकर्षित होता है ना, क्योंकि कैसा है, पॉलीसेंट्रिक है, मतलब ज्यादा से ज्यादा सेंटर उसके पास। अगली बात, जो इलेक्ट्रॉन है वो तरंग की जैसे होती है, वेव की जैसे होती है। तो जब तरंगे आपस में जुड़ती हैं तो एक नई तरंग बनती है psi1 प्लस psi2, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। जब दो तरंगे आपस में घटती है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब खत्म हो जाती है, डिस्ट्रक्टिव। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाले को हमने बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला, डिस्ट्रक्टिव वाले को हमने एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग वाला लेस एनर्जी का होता है और स्टेबल रहता है, और एंटी बॉन्डिंग वाला हायर एनर्जी का रहता है, अनस्टेबल रहता है। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, स्टेबल वाले में, जिसके आपने अबॉव प्रिंसिपल पढ़ा था चैप्टर 2 में। अबॉव प्रिंसिपल चैप्टर 2 में आपने देखा था, अबॉव प्रिंसिपल चैप्टर 2 में क्या था, अबॉव प्रिंसिपल चैप्टर 2 में हमने ये बात की थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे भरे जाते हैं, जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें पहले इलेक्ट्रॉन आता है, फिर ज्यादा एनर्जी वाले में तब जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे होगा, कम एनर्जी वाले में यानी बॉन्डिंग में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, फिर एंटी बॉन्डिंग में जाता है। बॉन्डिंग वाले को हम किससे दिखाते हैं, स्टार से दिखाते हैं, सॉरी, बॉन्डिंग वाले को हम खाली ऐसे दिखाते हैं, एंटी बॉन्डिंग वाले को हम किससे दिखाएंगे, स्टार से दिखाएंगे, ठीक है ना। एंटी बॉन्डिंग वाले को हम किससे दिखाएंगे, स्टार से दिखाएंगे, और वैसे वाले को हम खाली इससे दिखाएंगे, ठीक है ना। कितने तरीके के बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर, 3 तरीके के, सिग्मा, पाई और डेल्टा, है ना। हमने वीबीटी में हमने देखा था सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड होता था, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड भी होता है, पाई बॉन्ड भी होता है और डेल्टा भी होता है। इस तरीके के बॉन्ड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। एटॉमिक ऑर्बिटल सेम और नियरली सेम एनर्जी वाले कंबाइन करके क्या करते हैं, इनका निर्माण करते हैं। चलिए अगली बात क्या होगी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में नहीं बता पा रही थी, है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में किसी भी, जैसे कि हमारे पास O2 है, O2 है ना, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि O2 आपका डायामैग्नेटिक है। क्या है, डायामैग्नेटिक,
अब आपको बता दो, दो चीजें होती है, एक डायमैग्नेटिक होती है, एक पैरामैग्नेटिक होती है। डायमैग्नेटिक का मतलब जिसपे क्या हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े में हो, और पैरामैग्नेटिक का मतलब जिसपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो जोड़े में ना हो। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलती है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बात करती है कि जो O2 है वो डायमैग्नेटिक है, लेकिन हमारी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है MOT, उसने बोला नहीं, आप गलत बोल रहे हो, O2 डायमैग्नेटिक नहीं है, वो क्या है, पैरामैग्नेटिक है। क्या है वो, पैरामैग्नेटिक है, और उसने ये बात प्रूफ करके बताई। तो VBT ने एक तो मैग्नेटिक कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जानकारी नहीं दी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या करती है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी गिव फुल एक्सप्लेनेशन MOT give full explanation about magnetic behavior, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में MOT क्या देती है, फुल एक्सप्लेनेशन देती है, ठीक है ना। ये जो MOT है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल भी नहीं देती थी, ठीक है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बिल्कुल भी एक्सप्लेनेशन नहीं देती थी। चलिए, तो इस तरह की बातें हमने आज इससे रिलेटेड करी, आपकी MOT से रिलेटेड, कि जो MOT है वो ऐसे प्रॉपर्टी शो करती है ना। बाकी बची बात हम कल करेंगे इससे रिलेटेड, आज के लिए इतना ही। तो इस तरीके से आपको MOT के बारे में समझ में आया होगा जो बातें आज हमने करी, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।